भाई की शादी थी। घर रोशनी से जगमग कर रहा था। रिश्तेदार आ चुके थे। हंसी ठिठोली चल रही थी। डीजे पर नाचने वाले बच्चे पूरे जोश में थे। लेकिन मेरे दिल के भीतर एक अजीब सी उलझन थी। सब निम्मी और उसके पति रुद्रांश के आने का इंतजार कर रहे थे। माँ ने बार बार फोन देखा। चाचा ने पूछा, निम्मी कब आ रही है? लेकिन मैं बस चुप थी। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी कुछ साल बाद हुई थी। मेरी तुलना में सोच समझकर, प्यार से, आदान प्रदान के बाद और मेरी बीए करते ही जो पहला रिश्ता आया, आनन फानन में तय कर दिया गया, या कहें निपटा दिया गया। मैं एक कलाकार थी, एक कथक नृत्यांगना। मेरी दुनिया सुर लय ताल में डूबी रहती थी और शांतानु एक हिंदी के प्रोफेसर, किताबों, शोध और साहित्य में खोए रहने वाले शांत स्थिर गंभीर। मैं लहर थी, वो समंदर, लेकिन ये कोई प्रेम कहानी वाला मेल नहीं था। मैं चंचल, वो गंभीर। मैं रंगों की दीवानी, वह शब्दों में उलझे हुए। हमारे बीच उम्र का भी अंतर था, सोच का भी और स्वभाव का भी। शादी के पहले ही हफ्ते में लगा जैसे मैंने घुंघरू खोल दिए हैं और पाँवों को बांध दिया गया है। शांतनु मेरे सपनों को ना तोड़े पर उन्हें उड़ने भी ना दे, ऐसा लगने लगा था। जब निम्मी की कार घर के बाहर रुकी, रिश्तेदार दौड़ पड़े गले मिलने। निम्मी दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई। दीदी, कितनी मिस किया आपको। रुद्रांश ने नम्रता से नमस्कार किया और सबने तारीफें शुरू कर दी। क्या जोड़ी है, क्या अंदाज है दामाद जी का। निम्मी तो और भी खिल गई है। शादी के बाद मैं मुस्कुरा रही थी, बस ऊपर से, क्योंकि मैं जानती थी ये बातें जब मुझ पर आएंगी तो ताने ही निकलेंगे। दीदी, आप तो अब मंच पर नहीं दिखती। प्रोफेसर साहब क्या आपको नाचने से मना करते हैं? संगीत की रात थी। सभी रिश्तेदार दोस्त जमा थे। डीजे की लाइट्स, हंसी के ठहाके, ढोल की थाप, सब कुछ परफेक्ट था। तभी रुद्रांश ने माइक पर कहा, अब पेश है हमारी सबसे खूबसूरत कथक नर्तकी, मेरी साली, मेरी प्रेरणा दीदी। भीड़ ताली बजा रही थी। सबकी नज़रें मुझ पर थी। मैं कुछ पल ठिठकी। 3 साल हो गए थे मैंने मंच पर पाँव नहीं रखा था, पर अचानक भीतर कुछ जागा। मैंने घुंघरू बांधे, तबले की थाप गूंजी और जैसे मेरे पाँव खुद ब खुद चलने लगे। मैं ठिठकी जैसे थकान का कोई नामो निशान ना हो। मैं मुस्कुराई जैसे कोई पुराना सपना लौट आया हो। और जब मैंने घूम कर देखा, शांतनु खड़े थे, तालियां बजाते हुए। उनकी आंखों में जो चमक थी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुबह की चाय बनाते हुए निम्मी मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, दीदी, कल रात जीजा जी ने मुझसे कहा। मैंने कभी उसे रोका नहीं। मैंने सोचा जब वह खुद नहीं कर रही शायद उसे जरूरत नहीं है, पर अब समझा वह इंतजार कर रही थी। शायद मेरे एक इशारे का मेरे हाथ रुक गए। क्या मैंने ही अपने भीतर की आवाज़ को दबा दिया था? क्या मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी, या बस कह दिया था कि अब क्या फ़ायदा? उसी शाम शांतनु ने मुझे एक कागज़ दिया, एक पत्र, बिना कहे कई सालों की बात कह गया। प्रिय लहर, तुम्हें बहना चाहिए था। तुमने खुद को रोक लिया सोचकर कि मैं दीवार हूँ, जबकि मैं किनारा बनना चाहता था। अगर तुम आज भी बहना चाहो तो मैं वहीं हूँ, किनारे पर ताली बजाते हुए तुम्हारा समंदर। शादी के बाद के अगले दिन जब सब लौट रहे थे, निम्मी ने मुझसे कहा, दीदी, हम सब मिलकर आपकी नृत्यशाला फिर से खोलते हैं। आप कथक सिखाएंगी, मैं मैनेज करूंगी और जीजा जी साहित्य के वर्कशॉप लेंगे। आपकी कला को आवाज़ फिर से मिलेगी। मैं आश्चर्यचकित थी, पर उससे ज़्यादा खुश। शांतनु पास खड़े थे, चाबी मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, तुम्हारे घुंघरूओं को अब धूल से बाहर आना चाहिए। हमने स्टूडियो शुरू किया। कथक काव्य के नाम से नृत्य और साहित्य को मिलाने का ये प्रयास नया था, लेकिन दिल से था। शुरुआती क्लास, बच्चों की मुस्कानें, घुंघरूओं की आवाज़, किताबों की महक, सब कुछ जीवन में फिर से रंग भर रहा था।
पहली ओपन शो के दिन शांतनु ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, आज तुम मंच पर जाओगी और मैं सबसे जोर से ताली बजवाऊंगा। मैंने मंच पर कदम रखा और जब तालियों की गूंज के साथ प्रस्तुति खत्म हुई तो मंच से उतरते समय मुझे यकीन था, लहरें चाहे जितनी भी दूर बह जाए, उनका किनारा हमेशा वहीं होता है। रात को छत पर बैठकर मैंने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे जैसे ना बन सकी? शांतनु बोले, मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि तुम कहीं खुद को भूल ना जाओ। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे सुंदर हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।